हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम जैव प्रक्रम के चैप्टर को समझने वाले हैं। जी हाँ, जैव प्रक्रम का जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है वैसे तो, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बहुत ही डिटेल में ईजिली समझा दूंगा और कोशिश करेंगे कि चैप्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ आज की वीडियो में। अदरवाइज़ ये फर्स्ट पार्ट होगा और उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। तो देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा और फटाफट से अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है, ध्यान से समझते हैं। आइए जैव प्रक्रम को देखिए। जीवधारियों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो क्या बोला मैंने कि जीवधारियों के, हम जो जीवधारी हैं, शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए, भाई जीवन को बनाए रखना है तो उनके लिए जो भी हमारे समस्त जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं हमारे शरीर में, है ना, सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये सभी क्रियाएं अनुरक्षण का कार्य करती हैं। ठीक है, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया आदि। तो यही सब हमारे चैप्टर में है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे पोषण को। जीवधारियों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर उन्हें वृद्धि तथा विकास में उपयोग में लाने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। क्या हुआ इसका मतलब कि जो जीवधारी हैं उनके द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर, है ना, जो हम भोजन खा रहे हैं ना, तो उससे हमें क्या मिल रहे हैं, हमें ये तुमने देखा होगा, मतलब प्रोटीन और विटामिन ये सब मिलता है। तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर, है ना, ग्रहण कर लिया उन्हें, और वृद्धि तथा विकास, उसी से तो हमारा वृद्धि और विकास हो रहा है, में उपयोग में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। और इसके अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा शरीर द्वारा अनुरक्षण की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अनुरक्षण मतलब हमारे जो शरीर के अंदर रक्षा हो रही है अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के बाद लिख रहा है, देखो कि पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं? ठीक है, सबसे पहला देखेंगे हम स्वपोषी जीव। कौन सा? स्वपोषी जीव। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? विषमपोषी जीव। ठीक है, पहला है स्वपोषी जीव और दूसरा कौन सा है? दूसरा है परपोषी जीव या विषमपोषी जीव। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहला स्वपोषी जीव। तो वे जीव जो वातावरण में उपस्थित सरल अकार्बनिक यौगिकों, जैसे सरल अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? CO2 हो गया, जल हो गया तथा खनिज लवण आदि की सहायता से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी मतलब स्वयं, है ना, स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं, तो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। यानी कि वो किसी पे निर्भर नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो स्वयं पे डिपेंडेंट हैं, स्वयं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तथा पोषण की यह विधि स्वपोषी पोषण कहलाती है। स्वपोषी जीव अपने पोषण के लिए दूसरों जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये वाली चीज़ है। जैसे सबसे बढ़िया बात हो गई समस्त हरे पौधे, हरप पादप, है ना। अब आते हैं, समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, आपको पता है पेपर में सबसे ज़्यादा आती है ना, क्या आती है पेपर में? प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको जरूर करना है, बहुत अच्छे से करना है ना। तो देखिए क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल, मृदा मतलब मिट्टी से जल तथा खनिज लवण अवशोषित कर पत्तियों में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि इस प्रोसेस में क्या होता है, हरे पादप यानी हरे पौधे सूर्य की हेल्प लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल हमारा जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिट्टी से, मृदा से क्या लेते हैं, जल लेते हैं तथा खनिज लवण अवशोषित कर पत्तियों में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। हमें पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होने वाले परिवर्तन, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक मतलब बिल्कुल लिख लीजिएगा पूरा अच्छे से, है ना। तो देखो है क्या ये, देखो 6CO2 + 12H2O, है ना, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया जल, और साथ में सूर्य का प्रकाश जो हो गया वो आ गया यहाँ पे, है ना, और क्लोरोफिल आ गया। ठीक है, तो देखो क्या मिला, C6H12O6 बन गया, 6O2 बाहर निकल गई और 6H2O पानी निकल गया। ठीक है, तो देखिए परपोषी जीव समझते हैं। इसके बाद परपोषी जीव क्या है? वे जीव जो अपने पोषण भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष मतलब जिसको देख सकते हैं और अप्रत्यक्ष जिसको नहीं देख सकते, अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं।
परपोषी या विषमपोषी जीव कहलाते हैं तथा पोषण की यह विधि विषमपोषी या परपोषण कहलाती है। उदाहरण समस्त जंतु में हम भी आ जाते हैं तथा फफूंद, है ना। तो देखो विषमपोषी पोषण को एक टेबल से बना रखा है कि विषमपोषी पोषण में कौन सा है, मृतजीवी पोषण होता है, जिस जीवाणु कवक हो गए, परजीवी पोषण, है ना, जू अमरबेल फीताक्रमी हो गया, और प्राणी संपोषण, है ना, अमीबा, मनुष्य, गाय, बकरी आदि, ठीक है, ये हो गए विषमपोषी। अब आता है मनुष्य में पोषण की टाइप्स, ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से। मानव में पोषण विषमपोषी पोषण विधि द्वारा, है ना, क्योंकि भाई हम तो दूसरों पर डिपेंडेंट है। हम भाई ये सब्जी वब्जी खा रहे हैं तो ये पेड़ पौधों से तो ले रहे हैं, हम खुद थोड़ा ना बना रहे हैं इनको, ठीक है। तो मानव में पोषण विषमपोषी पोषण विधि द्वारा होता है, जो निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होता है। अब कौन कौन से देखिए, समझ लीजिए फटाफट से। सबसे पहला मनुष्य में पोषण, भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वहिक्षेपण। सबसे पहला भोजन का अंतर्ग्रहण, तो भोजन को मुंह में लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। फिर दूसरा पाचन, भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल तत्वों में टूटना। हम जब उनको अपनी नली में ले जाते हैं और दांतों से चबा के अपनी नली अंदर भेज देते हैं, तो जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सरल तत्वों में टूट जाते हैं। फिर है अवशोषण, है ना, अवशोषण, भोजन से पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण होना। फिर है स्वांगीकरण, आवश्यक पोषक तत्वों का कोशिकाओं में पहुंचना तथा उपयोग होना। फिर है बहिक्षेपण, अवशोषण के पश्चात शेष बचे अवशिष्ट का शरीर से हमारा बाहर निकल जाना, ठीक है। तो ये होता है पूरा पोषण की विधि, ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, मानव पाचन तंत्र, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, एंड तक देखिएगा इसे पूरा। मनुष्य में पोषण मुख्य रूप से भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। तो पोषण किससे होता है, भोजन के पाचन से। पाचन नहीं होगा तो हमें पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मनुष्य में पाचन के लिए एक विकसित पाचन तंत्र होता है ना। पाचन के लिए क्या होता है, हमारा पूरा अच्छे से सेटलमेंट है, पाचन तंत्र हमारे शरीर में बना हुआ है बहुत अच्छे से। और पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिक यानी कि पोषक तत्व सरल तत्वों में टूटते हैं और जिन्हें मानव शरीर ग्रहण कर पाता है, ठीक है। देखिए इसके बाद मानव पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है। सबसे पहला हम समझते हैं आहार नाल। देखिए यह मुख्य गुहा से लेकर गुदा तक 32 फीट लंबी कुंडलित नाल है, जिसमें भोजन की यात्रा होती है ना। भोजन हमारा यात्रा कर रहा है, देखो भाई, है ना। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर एंड में गुदा, ठीक है। तो ये आहार नाल का पूरा पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड आता है पाचन ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथि में क्या आ जाएगा, देखिए ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती हैं तथा पाचन के दौरान आहार नाल के विभिन्न भागों में एंजाइम्स को स्रावित करके भोजन का पाचन करते हैं। तो देखिए 2 टाइप्स में हो गए, एक पाचन तंत्र आहार नाल वाला हो गया, ये मैंने बता दिए सारे नाम। और पाचन तंत्र में क्या हो गया, लार ग्रंथि, यकृत, लीवर हो गया, जठर ग्रंथि हो गया और अग्नाशय हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा टाइप्स हो गया, ठीक है, पाचन तंत्र में। ये देखिए मानव पाचन तंत्र, ये आपको डायग्राम बनाना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इस डायग्राम को बार बार बोलूँगा कि इस डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये मुख्य गुहा हो गया हमारा, देखिए ये मुख्य गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, फिर ये अमाशय है हमारा, फिर ये यकृत है हमारा, ये पित्ताशय है हमारा, ये अग्नाशय है, फिर ये छोटी आंत है जो है देखो अंदर दिख रहा होगा, और ये बड़ी आंत है, ठीक है। और ये जहाँ लास्ट वाला गुदा पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मानव पाचन तंत्र का चित्र है, ठीक है। अब देखो मानव में पाचन समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। मुख्य गुहा में पाचन, तो मुख्य गुहा में दांत, जीवा तथा लार ग्रंथियां होती हैं और लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है, ठीक है। लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है, हमारे मुंह में जो लार होती है ना, पानी पानी, उसकी बात हो रही है। मुख्य गुहा में भोजन को दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मुख्य गुहा मतलब हमारा जो मुंह है उसको, मतलब गुहा वो गुफा की तरह ही तो है, तो मुख्य गुहा बोल दिया है कि भोजन को दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ते हैं। और जीवा द्वारा, जीव मतलब जीव द्वारा लार को मिलाया जाता है। अब लार से जब हम खा रहे होते हैं ना, तो तुमने देखा होगा रोटी खाएंगे, मुंह में लेंगे और उसको चबाएंगे तो वो गीला सा हो जाएगा, है ना। तो वो जीवा द्वारा लार को मिलाया जाता है, जिससे भोजन की लघुदी बन जाती है। क्या बन जाती है, लघुदी। जो हम चबा लेते हैं ना और वो गीला पार्ट रोटी के साथ मिल जाता है, हमारी लार मिल जाती है, तो वो जो होता है वो गीला लुगदी, लुग्ध का नाम लुगदी होता है, उसका नाम लुगदी बन जाता है वो, तो लुगदी बन जाती है तथा उसे निगलने में आसानी होती है फिर, ठीक है। सूखा तो जाएगा नहीं, तो फिर हम उसे गीला कर देते हैं। लार में एमिलेज या टाइलिम एंजाइम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ पूछा जाता है इसके बारे में। तो जो मंड को शर्करा में तोड़ता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, पैरोटिड और सब मैडिबुलर लार ग्रंथि और एबी लिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए ग्रास नली। ग्रास नली क्या है कि यह मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ती है, ठीक है। यह मुख्य गुहा को किससे, अमाशय से जोड़ती है। देखो ये सभी आए थे अभी, है ना। ये देखिए मुख्य गुहा थी, है ना, ये मुख्य गुहा था, ठीक है। और ये ग्रास नली है पूरी हमारी, ठीक है। किससे जोड़ रही है, अमाशय से जोड़ रही है, ठीक है। फिर अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको भी देखते जाइए, समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए ग्रास नली, यह
मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है और इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ये तो भाई रास्ता है, ये क्या है, रास्ता है, पूरा पतली सी नली है। इसमें होने वाली क्रमानुकुंचन गति से भोजन अमाशय में पहुंचता है। क्रमानुकुंचन मतलब वो मतलब भोजन को दबा रहे हैं फिर खोल रहे हैं, दबा रहे हैं खोल रहे हैं, इस तरीके से क्रमानुकुंचन गति होती है। फिर आता है मेन अमाशय में पाचन, तो इसको समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है और मनुष्य के पाचन में तो आपको लिखना ही है। अमाशय जे के आकार का एक बैग की तरह होता है। तो देखो जे है ना, जो हमारा अल्फाबेट होता है ना जे, तो जे के आकार की एक थैली होती है, ठीक है, और एक बैग की तरह संरचना है जो भोजन को संग्रहित तथा पचाने का कार्य करती है। अमाशय में लगभग 4 घंटे भोजन रहता है और हमारे पेट में मतलब कब तक रहता है, 4 घंटे रहता है। अमाशय की आंतरिक दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जठर रस का स्रावण होता है, मतलब स्रावण मतलब फ्लो होना। जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम, है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा श्लेष्मा पाया जाता है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहला पेप्सिन, तो यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन के साथ आए जीवाणुओं को भी मारता है ना, जीवाणुओं को भी मारेगा भाई, है ना। श्लेष्मा, यह अमाशय को HCl के प्रभाव से बचाता है। भाई HCl जो है वो जीवाणुओं को मारते मारते हमारा पेट खराब ना कर दे, तो इसलिए श्लेष्मा जो है वो अमाशय को HCl के प्रभाव से भी बचाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत में पाचन क्या है, देखिए कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है और छोटी आंत अमाशय से आधा पचा हुआ भोजन प्राप्त करता है और यह अत्यधिक कुंडलित संरचना है। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। अब ड्यूडिनम छोटी आंत का पहला भाग होता है। यह यकृत तथा अग्नाशय से एंजाइम प्राप्त करता है तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पाचन करता है। जेजुनम ड्यूडिनम तथा इलियम के बीच का भाग होता है जो भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्या पढ़ा हमने कि ड्यूडिनम जो होता है वो छोटी आंत का पहला भाग होता है और यह यकृत तथा अग्नाशय से एंजाइम प्राप्त कर लेता है तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पाचन भी करता है। और जेजुनम क्या करता है, जेजुनम ड्यूडिनम तथा इलियम के बीच का भाग होता है जो भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और इलियम क्या होता है, सबसे एंड में छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इसमें आंत रस का स्रावण होता है जो भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। इलियम की आंतरिक स्तर पर अंगुलियों के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें रंसाकुर कहते हैं। ये पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण रक्त में मिला देती हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं बड़ी आंत पे। तो देखिए बड़ी आंत में क्या है कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होने के बाद बचा हुआ भोजन कहाँ जाएगा भाई, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसमें से जल का अवशोषण होता है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर की होती है। फिर है गुदा। गुदा क्या है, बड़ी आंत में जल के अवशोषण के बाद भोजन के अपशिष्ट है ना पदार्थ को गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है, सुबह सुबह हम बाहर कर देते हैं उसको, ठीक है। फिर है भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यकृत, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और बड़ी आंत में पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए बाकी का जो पार्ट है नेक्स्ट, अभी वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये आधा पार्ट लेके आया हूँ मैं, है ना। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि आप भाई मैं एक ही वीडियो में अगर आपको सब समझा दूंगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो पहले इसी को रिवीजन करिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और बार बार इन नोट्स को अच्छे से लिख लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।